जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और साजिद तरार पाकिस्तान की जो मंत्रिमंडल है उसकी वाई जो झूठी वाई आज इमरान खान अपने खुद के वजीरों और मंत्रियों को दे रहा है। क्योंकि इनके वजीरों और मंत्रियों की सच्चाई ये रही है कि पाकिस्तान की हुकूमतों में जितने भी मंत्री वजीर रहे हैं वो आज तक पाकिस्तान से अपना पैसा इकट्ठा करके दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं और कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं और अपनी मोटी मोटी प्रॉपर्टियां बनाते हैं। तो आज पाकिस्तान की हुकूमत में एक चीज देखने को मिल रही है जो बहुत ही हास्यास्पद है कि कहीं न कहीं अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान अपने खुद के वजीरों और मंत्रियों को वाई दे रहा है और पीठ थपथपा रहा है। ये पीठ थपथपा रहा है पाकिस्तान की आवाम को भूखी नंगी करने के लिए। ये पीठ थपथपाई जा रही है पाकिस्तान की आवाम के आगे बेरोजगारी परोसने की। क्योंकि आज तक पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के फेवर का ऐसा कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के आगे कटोरा फैलाने के। तो दोस्तों, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है जो साजिद तरार ने इसको औकात दिखा दिया इमरान खान को कि आप किस चीज़ की पीठ थपथपाई कर रहे हो। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो अपने वजीरों को अवार्ड दिए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बताएं कि इसकी क्या वजह है कि इमरान खान की क्या ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है या उनके वजीरों की खास करके ऐसी क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कि जिस पे इतना शोर मचा कि इमरान खान साहब को अपने ही वजीरों को अवार्ड देने पड़ गए। मेरी समझ से बाहर थी कि चंद वजीरों को बुला के तो मैसेज देना कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक है और दूसरे वजीरों की परफॉर्मेंस जो है उनसे खान साहब मुतमिन नहीं है, अजीब से। और जब मेरे नज़र से वो लिस्ट गुजरी है, मुराद सईद साहब ने एक भी नई सड़क नहीं बनाई, वो सारी सड़कें पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। बल्कि चाइना उन्हीं की वजह से नाराज़ है क्योंकि वो सी पैक को सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और उसके बाद उनके ऊपर कई स्कैंडल भी मौजूद हैं पोस्टल सर्विसेज के हवाले से। लेकिन उनको बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने असद उमर साहब को अवार्ड दिया जिनके महंगाई कंट्रोल से बाहर है, जिनके एक भाई जो है वो नून लीग में है। उन्होंने उधर उस साइड पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, एक भाई ने इधर बनाया है, ड्रामा में रचाया है। उसके बाद मैं हैरान हूँ, शेख रशीद साहब को अवार्ड दिया गया है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के हालात कोई ढके छुपे नहीं है। शेख साहब खुद कई दफ़ा फरमा चुके हैं कि दहशत गर्दी इस्लामाबाद आ चुकी है और इस्लामाबाद के अंदर डकैतियाँ हो रही हैं, नहीं रुक रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने कौन सा जादू किया है। और मैं यहाँ पे एक और जो एक नाम मैं आया तो मैं खुद हैरान था, फ़खर इमाम साहब। फ़खर इमाम साहब 90% तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि वो क्या, उनके पास पोर्टफोलियो क्या है। उनका पोर्टफोलियो का देख लें कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है और गंदम इंपोर्ट कर रहा है। काटन आप एक्सपोर्ट करते थे, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी अवार्ड दे दिया गया है। तो शीरी मजारी साहबा को बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया गया है। इंसानी हकूक के हालात आप देखें, क्रिश्चियन किस तरीके से पिछले दिनों में उन पर अटैक हुए हैं और कत्ल हुए हैं, वहाँ पे आपने देखा ही है उनकी परफॉर्मेंस क्या है इंसानी हकूक के हवाले से। और लेकिन यहाँ पे हैरानगी वाली बात है, उन्होंने शहबाज गिल साहब को अवार्ड नहीं दिया। वो तो बेचारे पूरे पाकिस्तान से रोज गालियाँ खाते हैं इनकी खातर। फवाद चौधरी साहब जो चाइना से जाके अपोजिशन को ललकारते रहे हैं, उनको भी अवार्ड नहीं दिया गया। तो मैं कोई इसके पीछे नजर नहीं आया कि लिस्टें बनाने वाला कौन था या इससे क्या ऑब्जेक्टिव गेन कर रहे हैं लोग। तो मजाक बल्कि ये कर रहे हैं कि खान साहब कप्तान है क्रिकेट के और लोग हमेशा खेल के आखिर में अवार्ड देते हैं, उसके बाद मैच खत्म हो जाता है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब ने भी मैच अपना खत्म कर दिया है। इनको लग रहा है कि इस्लामाबाद हाथों से स्लिप हो रहा है तो अपने खिलाड़ियों को अवार्ड दे दिए उन्होंने। तो खान साहब ये हमेशा अवार्ड तो एंड पे दिए जाते हैं। तो आपने अभी कभी कहते हैं हमें 10 साल चाहिए, कभी आप कहते हैं हमें नस्लें लगेंगी पाकिस्तान को ठीक करने में। तो एक मिला जुला सा एक उन्होंने मैसेज दिया है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से जिन्होंने मुगल आजम की जो शूटिंग की और 10 नौरतन बुलाए, उसमें कोई वजन नजर नहीं आता। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो महंगाई है, दहशत गर्दी है, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ है, सी पैक में आप फेल हैं, चाइना आपसे नाराज है, अमेरिका आपको कॉल नहीं करता, फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल है उसमें। और इन सर्कमस्टांसिस में इतने जश्न मनाना और अवाम के रिसोर्सेज को अल्टीमेटली वहाँ बिजली लगी होगी, कोई चाय पानी का बंदोबस्त किया होगा, कोई सड़कें ब्लॉक की होंगी, तो इस तकलीफ की क्या जरूरत थी। क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपकी कोई ढकी छुपी नहीं है। करप्शन आपका 140वां नंबर है।
वो आपके सारे जो हैं वो मिलके इस वक्त 100 के करीब आपके एडवाइज़र आपके वुज़रा हैं, तो वो बिल्कुल उनको नहीं पता कि ये कंट्री जिस डायरेक्शन में जा रहा है इसको रोकना किस तरह है। जो पैसा बाहर से ला रहे हैं वो रुकेगा नहीं पाकिस्तान में, वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे चला जाएगा जिस तरह के पहले दौरों में जाता रहा है। आपने प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस की स्टैंप रखी है और एनआरओ पे एनआरओ कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ वो आप बिल्कुल ही मेरे समझ से बाहर था। या तो एक खान साहब एक जरूर करते, ब्लूमबर्ग और अमेरिका की मिसालें देते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी लोगों को बताते हैं जो जिन लोगों को अवार्ड दिए हैं कि इन्होंने अवार्ड हासिल करने के लिए क्या क्या सर्विसेज पाकिस्तान के लिए की हैं। वो मैं नहीं बल्कि पूरे 23 करोड़ अवाम इस वक्त जो है उनको वो सरप्राइज्ड हैं, बल्कि दे आर इन शॉक एंड ऑ है इस वक्त कि ये जो लोग स्टेज पे बुलाए गए हैं इन्होंने क्या सर्व किया पाकिस्तान को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली अवाम ही फैसला करेंगी और अवाम ही बताएंगे। ज़ाहिर बात है उनके पास एक ही मौका आता है इलेक्शंस का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मगरब जो है वो हमारे सीपैक से जेलस है, गवादर में जो है वो नाखुश हैं और इतने को वो पसंद नहीं कर रहे। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया चीन से वापस आके, बल्कि उधर ही उन्होंने कह दिया था कि हम चीन और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो अच्छे करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये क्या इमरान खान साहब क्या ग्रेट पावर, क्या डायलमा है कि जब बड़े मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पहले कभी सुना है, ये क्यों इस तरह की बातें कर देते हैं जबकि हमारे तो अपने अमेरिका से ताल्लुकात खराब है। मैं कहता हूं कि खान साहब शहबाज शरीफ साहब से तो सलाम लेते नहीं है, उनसे शेक हैंड करते नहीं है, किसी के साथ बैठते नहीं है। हालांकि ये जमहूरियत और सियासत का हिस्सा है कि हर एक को सुनना चाहिए और इतना बड़ा उनका वोट बैंक है, उनके साथ बात नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि अमेरिका और चाइना को बिठा देंगे। वो देखें आप दोनों से मकरूज हैं। हाँ एक चीज है, आपके रिलेशनशिप बहुत हैं दोनों ममालिक से कि आप दोनों मुल्कों से कर्जे ले रहे हैं, तो आप कर्जों की कोई मीटिंग करा सकते हैं, अभी आके बताएं कर्जे डिस्कस कर सकते हैं, उनकी सुलह डिस्कस नहीं कर सकते। आप क्या देखिए, दो चीजें होती हैं, आप दोनों के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है बायलैटरल, कोई चीज आप वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पे कोई आज तक देखें, मुझे चाइना का तो पता नहीं है वो क्या आपको समझते हैं, सीपैक मेरी नजर में तो बंद पड़ा है, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपके बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है। वॉशिंगटन डीसी वाले लोग जो हैं वो आप डबल गेमर कहते हैं और आपकी करप्शन की स्टोरियां यहां तक वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल मौजूद हैं। आपको नॉन सीरियस समझा जाता है, बल्कि अगर अमेरिका से आपको कभी शक हो रिलेशनशिप पे तो 22 सेनेटर्स ने जो बिल पेश किया था कांग्रेस में, रिपब्लिकन सेनेटर्स में, वो मैं समझता हूँ पूरी अक्कासी करता है आपके रिलेशनशिप, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि अफगानिस्तान में शिकस्त की वजह पाकिस्तान है और आपको कभी ना कभी, आज तो नहीं, कभी ये जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये क्या हुआ था, आपका रोल क्या था उसमें। अरे तड़ साहब ये भी बताइएगा कि चले हम रीजनल पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं कि ये जो इंडिया के अंदर ये जो हिजाब वाला मसला हुआ है, अच्छा भारत के अंदर दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो कहते हैं कि नहीं जी जो है वो बुर्का नहीं लेना चाहिए और ये ख़वातीन गलत कर रही हैं और ये नामुनासिब है और इस तरह की ये हमें हक होना चाहिए कि हम अगले बंदे का चेहरा देख सकें। दूसरा तबका ये कह रहा है कि नहीं, ये जो कहा गया है ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है, रिप्रेस किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत के अंदर ये जो इस तरह की एक बहस है वो बड़ी तेजी से शुरू हो रही है और वहां पे आपको पता है यूपी में इलेक्शन भी हो रहे हैं और जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं वो इस वक्त सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम के कैंडिडेट हैं 2024 के, और उनकी वो जो मजहबी सियासत है, जो हिंदू मजहबी ऑब्वियसली सियासत है, वो अरूज पे है। तो ये जो वाकया हुआ है इसको आप किस नज़र से देखते हैं और भारत के अंदर जो है जो इस वक्त खास करके माहौल है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको जमहूरियत की फेल्योर समझता हूँ। 23 से 25 करोड़ मुसलमानों के वोटों की फेल्योर है। उनको इतना कमजोर समझा जाता है कि उनको दबाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। ये एक पॉलिसी। इस वक्त 2-3 लोग जो हैं जिन्होंने जमहूरियत के अंदर नई किताबें लिखी, उसमें से एक तो हमारे मोदी साहब हैं। उन्होंने सियासत को एक ऐसा रंग दिया है कि सियासत कम वो डिक्टेटरशिप ज्यादा लग रही है, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज को मैनेज किया है, हर चीज को कंट्रोल कर लिया, दबा लिया। मीडिया देख लें, नया नाम रखा गया गोदी मीडिया, क्यों कहा जाता है?
क्योंकि सारा मीडिया मैनेज्ड है। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि कोविड के दिनों में न्यू दिल्ली में किसी बच्चे ने कहा था कि मेरा दादा ऑक्सीजन की वजह से मर गया, उन्होंने FIR काट दी उसके ऊपर। किस तरीके से उन्होंने एक नया एक रवश जारी की, इलेक्शन हो तो पाकिस्तान पे अटैक कर देना, इलेक्शन हो तो डोमिसाइल का उनके ऊपर सिटीजनशिप एक्ट निकाल देना, इलेक्शन हो तो कश्मीर का मुद्दा उठा लेना, इलेक्शन हो तो कोई इस तरह का चीज करे ना। उनकी अब देखिए, मैंने फिलॉसफी स्टडी करने की कोशिश की थी। उन्होंने बड़े वेरी स्मार्ट पीपल, उन्होंने सोचा कि मेजॉरिटी वोटर कौन है, दे आर हिंदूज। उन्होंने कहा हिंदुओं में से मेजॉरिटी हिंदू के वोट ले लेंगे एंड वी विल विन, हमें माइनॉरिटीज की या दूसरी पार्टियों की जरूरत ही नहीं है। तो वो उसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। जो बेस हिंदूज हैं उनको वो एनर्जाइज करते हैं मुसलमानों पे जुल्म करके, लिंचिंग करके। गुजरात से उन्होंने इस चीज का लाइसेंस लिया, वहां से ट्रेनिंग हासिल की, गुजरात पे उन्होंने हाथ साफ किए मुसलमानों पे, और वहां से उनको कामयाबी हासिल हुई और उस गुजरात के एजेंडे को उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर तसल्लत कर दिया। अब उसके ऊपर सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, मैं इंडिया के साथ, मेरे बहुत इंडियन दोस्त हैं, मैं इंडिया भी बहुत जाता हूं, मेरी फीलिंग्स हैं उनके साथ। 21वीं सदी में ये ड्रामा ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। मैं हमेशा अपने दोस्तों, जो भारतीय दोस्त हैं, उनको कहता हूं, आप इनको इतना चोक करके वहां एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, आप इतना चोक ना करें उनको। आप देखिए, जितना ज्यादा दबाएंगे आप, उसका रिएक्शन क्या होगा। नफरतें, जंगे करके, दंगे करके क्या हासिल करेंगे आप। एक उनको इतना दबाएंगे कि फिर वो वहां पे वो अलहदगी की मूवमेंट चलेगी। अगर आज आप उनके, मैं कल एक जगह पे बैठा था तो एक चैनल पे मैंने कहा, आज आप, मैं ये नहीं कहूंगा ये हिजाब मजहबी है, नहीं मजहबी है। आज अगर आप हिजाब के पीछे हैं, कल आप सिखों की पगों के पीछे जाएंगे, उनकी टर्बन्स के पीछे। ये एक पर्सनल फ्रीडम है, उन बच्चियों का, उनका हक है, चाहे जो मर्जी करें वो, उनकी फ्रीडम है। अच्छा, मैं आज एक सुबह एक टीवी चैनल पर बैठा था और मैंने इसको कंपेयर किया कि फ्रीडम के नारे बच्चियां लगा रही हैं वहां पे। अब मैं बताना चाहूंगा कि फ्रीडम के नारे इस वक्त दुनिया में कहां चल रहे हैं। कनाडा में चल रहे हैं फ्रीडम के नारे, ट्रकर्स हड़ताल कर दी लेकिन वो कहते हैं फ्रीडम अगेंस्ट कोविड। दूसरे नारे आज कहां चल रहे हैं, फ्रांस के अंदर, पेरिस में चल रहे हैं। तीसरे न्यूजीलैंड के अंदर फ्रीडम के नारे चल रहे हैं। इसका मैंने आगाज किया था कि ये जमहूरियत की फ्लेवर है। लोगों को घुटन महसूस हो रही है क्योंकि हमने जमहूरियत को करप्ट कर दिया है। उनको हमने ऐसे ऐसे हथकंडे इजाद कर लिए हैं, जब वो अब जमहूरियत रही नहीं है, वो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बन चुका है, वो एक डिक्टेटरशिप बन